नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। जबकि अगले साल का बजट संसद में पेश होने वाला है, इस बजट पर पूरे देश की बल्कि पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने जिस तरह का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया था, सब कुछ बंद कर दिया था, वैसा लॉकडाउन दुनिया में कहीं नहीं लगा था। उसके बाद इकोनॉमी ने कैसा गोता खाया, सबने देखा। अब उम्मीद यही है कि यहां से इकोनॉमी की वी शेप रिकवरी होगी। इसीलिए बजट से ठीक पहले हम देश के अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग उद्योगपतियों से, एक्सपर्ट्स से बात कर रहे हैं और अपने इस बजट कॉन्क्लेव में आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपर्ट्स क्या समझते हैं इकोनॉमी के बारे में, जो प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के, उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि इनकी बातों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि बजट से आपको क्या उम्मीदें लगानी चाहिए। तो इस सेशन में हम फोकस करने वाले हैं रियल एस्टेट पर। जी हां, प्रॉपर्टी पर। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान इस सेशन में जुड़ रहे हैं। जल्दी से परिचय करा देता हूं। मेरे साथ संजय अग्रवाल हैं, प्रेसिडेंट हैं PHDCCI एंड चेयरमैन एंड CEO पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड। मनोज गौड़ मेरे साथ हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गॉड्स ग्रुप। नवीन रहेजा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेजा डेवलपर्स। प्रवीण जैन मेरे साथ हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ट्यूलिप ग्रुप। और अमित गुसाई हैं, चेयरमैन रियल एस्टेट एंड बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कमेटी। और साथ ही अमिताभ कुंडू हैं, जो कि रियल एस्टेट के साथ साथ पूरी इकोनॉमी पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। आप सभी का स्वागत है। संजय जी, आपसे ही शुरू कर रहा हूं। संजय जी, कहा यह जा रहा है कि 3-4 जबरदस्त मार जो पड़ी थी रियल एस्टेट ग्रुप पर, इकोनॉमी पर पड़ी थी, रियल एस्टेट पर ज्यादा पड़ी थी, अब वहां से रिकवरी शुरू हो चुकी है। इस रिकवरी को और तेज करने के लिए बजट में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? देखिए, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है अपने रिजल्ट से। आज जितना हम रियल एस्टेट को बढ़ावा देंगे, उतनी हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और दूसरा हमारा उतना ही पूरा लॉन्ग टर्म पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। इन सब चीजों के लिए रियल एस्टेट सेक्टर की काफी कुछ दिक्कतें जो है उनको हल करने की तरफ हमें दिखता है कि सरकार की तरफ से कोशिशें तो हो रही है, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनमें कि रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ चाहिए। खास तौर से जो इंटरेस्ट रेट्स और सबवेंशन जो मिलती है जो होम बायर्स को, उसमें हम लोगों को वी नीड बेटर डील, हम लोगों को उसमें काफी रियायतें चाहिए। और उसके अलावा जो बिल्डर्स के लिए जो फंडिंग की जरूरत है, बैंक फंडिंग की जो जरूरत है, उसमें काफी अभी और एक ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। ओके ना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके मुताबिक 2020-21 में हमारी इकोनॉमी, हमारी GDP कॉन्ट्रैक्ट करेगी बाय 7.7%। लेकिन जो प्रिडिक्शन है, अनुमान है, वो बड़ा अच्छा है। 2021-22 में 11% से ग्रो करेगी हमारी इकोनॉमी, ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। मनोज जी, 11% से अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रियल एस्टेट सेक्टर कैसे ग्रो करेगा आपके हिसाब से? आपका अंदाजा क्या है? देखिए, जैसे संजय जी ने कहा, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि रियल एस्टेट इज द मदर ऑफ इंडस्ट्री। हम डायरेक्टली टू मोर देन 250 स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल और बिग इंडस्ट्रीज का जो मटेरियल है वो डायरेक्टली यूज करते हैं। आफ्टर एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर किसी सेक्टर में है तो वो रियल एस्टेट सेक्टर में है। और अगर गवर्नमेंट केवल इस एक सेक्टर को अगर संभाल के रखती है तो उसकी जितनी भी अपनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं या जो भी वो प्रोग्राम चलाना चाहती है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है या स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट है, हाउसिंग फॉर ऑल है, स्वच्छ भारत है, तो ये सब चीजें एक रियल एस्टेट सेक्टर से हम जो है कवर कर सकते हैं। अगर इस सेक्टर में ऑलरेडी हमने देखने को मिला कि बीच बीच में कोरोना के बाद जो छोटे मिनी बजट जिसे कह रही है गवर्नमेंट, उसमें भी कई सारे जो है फंड्स क्रिएट किए गए, जिसमें कि इमरजेंसी क्रेडिट फंड जो लास्ट क्रिएट किया गया, वो भी एक बहुत अच्छा कदम था और उससे काफी प्रोजेक्टों को काफी राहत मिली। अगर इसी तरह के कुछ स्टेप्स हम अगर और उठाएं, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट ने उस पूरे रियल एस्टेट सेक्टर जो कि बॉम्बे में बहुत ज्यादा इफेक्टेड था, पूरे महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी को कम किया, 2% पे लेके आए और डेवलपमेंट चार्ज को 50% किया, तो उससे ओवरऑल
पूरा का पूरा सेक्टर वहां पर जो है उकर के आया, और केवल नॉट ओनली रियल एस्टेट बट अदर इंडस्ट्रीज को भी काफी बूस्टअप मिला। तो इसी तरह से अगर कुछ पॉइंट्स इंडस्ट्रियल स्टेटस है, जीएसटी इनपुट क्रेडिट है, या जो लोग होम लोन लेते हैं उनके लिए इंटरेस्ट जो पे करते हैं उसको जो है उसकी लिमिट अगर बढ़ाई जाती है, और जो एक अफोर्डेबल फंड जो क्रिएट किया जाता है जो प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी अटके हुए हैं उनको पूरा करने के लिए और नए प्रोजेक्टों के लिए, तो आई थिंक दिस अगर ये छोटे स्टेप अगर लिए जाते हैं तो एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री अगर आगे आती है तो बाकी सारी इकोनॉमी को भी ग्रोथ जो है मिल सकता है, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक टारगेट है वो स्टिल अचीवेबल है। अगर कुछ जो है उसका इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। ओके, ऑल राइट। मैं यही बात संजय जी आपसे ही पूछना चाह रहा था, उसके बाद जा रहा हूं बाकी मेहमानों के पास। आपका एक्सपीरियंस संजय जी क्या कह रहा है? क्या हम लोग प्री कोविड लेवल पर सेल्स के मामले में पहुंच गए हैं? लोगों का भरोसा रियल एस्टेट में लौट रहा है क्या? पहले भी कहा, एक सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीप्लायर है इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर बेस्ट है, और सबसे बड़ी बात ये, जैसे मनोज जी ने भी बोला, एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रोवाइडर है, और इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा हमारी इकोनॉमी की जो वी शेप रिकवरी की हम बात करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि प्री कोविड लेवल पर ये सबसे पहले पहुंचने वाले सेक्टर्स में है। और खासतौर से टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में या सेमी अर्बन में जो एरियाज हैं उन सब में रियल एस्टेट की इतनी बढ़िया डिमांड आई है, और इतनी जो है लोगों ने अपनी तरफ से अपने घरों को खरीदना चाहा है, और उसकी डिमांड जो दिखी है उसकी वजह से जो रिकवरी आई है वो एक सबसे बड़ा इंडिकेटर है। ये स्ट्रेंथ है हमारी इकोनॉमी की, और इसको हम जितना बढ़ावा देंगे और जितनी तरह से हम टैक्स में छूट देंगे घर खरीदने वालों को, उस पर ब्याज देने वालों को, या फिर जो बिल्डर्स को जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, या बिल्डर्स को जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है, जितना हम ये करेंगे ये सबसे बढ़िया मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। ओके, प्रवीण जैन जी, प्रवीण जी आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जैसे मैंने बताया इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है अगले साल हम 11% के रेट से ग्रो करेंगे, 11%, और 2 एक्सपर्ट्स पहले ही बोल चुके हैं, संजय जी और मनोज जी, दोनों कह रहे हैं कि हम प्री कोविड लेवल्स को क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब 2021-22 रियल एस्टेट के लिए ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया रहने वाला है, यहां से तो ऐसा ही दिख रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मानक, कि जैसे संजय जी ने बताया, मनोज जी ने बताया, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री है आफ्टर एग्रीकल्चर ये, और अगर जीडीपी 11% होती है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा रियल एस्टेट का भी, उसको जीडीपी को 11% लेके आने के लिए, और अगर 11% आती है तो चीजें ज्यादा बेहतर इंप्रूव होंगी। इसके अलावा कुछ जैसे आप बजट के ऊपर कर रहे हैं प्रोग्राम, इसमें कुछ चीजें हमने सरकार से बात की थी, उसमें एक तो हमने ये कहा था कि जो कैपिटल गेन एक प्रॉपर्टी बेच के अगर 2 प्रॉपर्टी लेते हैं वहां तक तो कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता है, 2 से ज्यादा अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता, अगर एक प्रॉपर्टी बेच के 2 प्रॉपर्टी मिल जाते हैं। तो हमने कहा था सरकार को कि आप वो खत्म कर दें, वो लिमिट खत्म हो जाए, ताकि अगर मेरे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, मैं एक प्रॉपर्टी बेच के मल्टीपल प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ तो उससे हाउसिंग में डिमांड बढ़ेगी और रेंटल हाउसिंग की डिमांड भी बढ़ेगी। ओके, एक इसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर है जो 2 लाख की लिमिट सरकार ने की हुई है, वो 2 लाख को बढ़ा के हमने कहा था 5 लाख रुपए कर दें अगर, तो बायर्स को बड़ा उसका बेनिफिट मिलेगा और लोग ज्यादा घर खरीदेंगे उसके अंदर। ओके, और इसके अलावा एक सर्कल रेट का है, जहां कई जगह ऐसी है जहां पर सर्कल रेट इतने ज्यादा है, अगर कोई डेवलपर अपनी प्रॉपर्टी को कम दाम पर बेचना भी चाहता है तो वो बेच नहीं पाता, क्योंकि कलेक्टर रेट या सर्कल रेट जिसको बोले वो बहुत ज्यादा है मार्केट से। अगर उसको अभी 10% तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि 10% अगर प्लस माइनस है तो आप उस पर बेच सकते हैं, उससे ज्यादा कंपनी बेच सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी एरिया का सर्कल रेट 5,000 रुपए स्क्वायर फीट का है तो मैं अगर 4500 तो बेचना चाहूँ बेच सकता हूँ, 4500 से नहीं नीचे नहीं बेच पाऊंगा। तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी के लिए ये अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग जगह सर्कल रेट बनाए थे, तो वो हमने उनको बोला कि उसको बढ़ा के +-25% कर दें, -25% तक कर दें। ओके, ऑल राइट। एक चीज और बता दीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे जा रहा हूं अमित गोसाई के पास भी। क्या ये सही टाइम है खरीदने का? जो लोग खरीदने के अपने प्लान्स को टालते आ रहे हैं लगातार मुश्किलों की वजह से, क्योंकि कभी कोविड, उससे पहले आपको पता ही है रेरा, फिर जीएसटी, उससे पहले डीमोनेटाइजेशन, क्या खरीदने का टाइम आ गया? क्योंकि हम 1-1.5 साल से यही सुन रहे हैं, 2 साल से यही टाइम है खरीदने का, यही टाइम है।
खरीद लीजिए, बढ़ जाएगा प्रॉपर्टी का रेट, बढ़ा नहीं है, कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। मानक जी ऐसा है कि आप ये देखें कि 2012-13 के बाद से अगर प्रॉपर्टी के अंदर कोई जो 2012 के दाम थे आज उससे कम दाम पर प्रॉपर्टी अवेलेबल है। अगर इन्फ्लेशन का रेट देखें तो 5% पर एनम के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट है। 8 साल के अंदर 40% महंगाई बढ़ चुकी है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की बात करें और लैंड तो या लेबर कॉस्ट है, सब चीजें। तो आज पिछले कोविड से पहले लोगों को ये समझ नहीं आता था कि आज मैं घर के किराए के घर में रहूं। कोविड ने लोगों को समझा दिया कि अपना घर होना बहुत जरूरी है। जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या उससे जुड़े हुए हैं वो तो कहेंगे ही, वो तो हर बार यही कहेंगे कि भाई यही खरीदने का टाइम है, आप खरीद लीजिए, आप खरीद लीजिए, आप खरीद लीजिए। लेकिन अब देखिए स्टॉक मार्केट भी, अमित गोसाई आपके पास आ रहा हूं, स्टॉक मार्केट भी देख लीजिए 50,000 पार कर रहा है। जब इकोनॉमी में हम देख रहे थे कि डिप था, लगातार नीचे जा रही थी, गोता खा रही थी, आपको भी पता होगा, और लॉकडाउन था तब भी, उसके बाद भी देखिए सिर्फ स्टॉक मार्केट ही है जो लगातार ऊपर जा रहा था। ऐसे में लोगों का भरोसा प्रॉपर्टी में, अमित गोसाई, कैसे जगेगा? देखिए मानस जी, पहली बात तो ये है कि प्री कोविड भी हमारा कोई रियल एस्टेट बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। वी हैड प्रॉब्लम्स, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कई पॉलिसी चेंजेस आए, रेरा आया, डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसमें रियल एस्टेट में बहुत फर्क पड़ा, तो कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा था उस टाइम पे। लेकिन जो पॉलिसी चेंजेस अब जो देखने को मिल रहा था, वो पॉलिसी चेंजेस से सब यूज्ड टू हो गए थे। लिक्विडिटी में प्रॉब्लम थी, लेकिन वहां पे भी थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा था, तो फिर कोविड ने हिट किया। -7% इकोनॉमी आपने जैसे बताया डाउन हुई हमारी, जो बहुत बड़ी चीज नहीं है क्योंकि ग्लोबली काफी प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन +11% करने के लिए रियल एस्टेट की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पूरे प्रोसेस में कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट जैसे बताया कि सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इसमें कई और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कई एम्प्लॉयमेंट जो हमने जनरेट की थी, वो कई लोग अपने गांव चले गए। काफी वर्कर्स थे जो काम करते हैं, उनको क्योंकि काम नहीं था तो चले गए, उनको वापस अब वो वापस आए हैं। लेकिन अब अगर हमें 11% ग्रो करना है तो बहुत ही जरूरी है कि रियल एस्टेट एकदम टेक ऑफ करे। इसलिए या तो फर्स्ट होम लोन बायर्स के लिए या 2 लाख का जो इंटरेस्ट है जैसे पहले बता रहे थे, उसको अगर 5 लाख करें या सर्कल रेट में एडजस्टमेंट करें। जो कमियां थी 2 या 3 साल पहले, उसको गवर्नमेंट को ठीक करना चाहिए, जो इस बजट में शायद वो करेंगे। थोड़े इंसेंटिव्स लाएंगे लोगों के लिए ताकि वो घरों में खरीदें। अभी क्या है, पेंट अप डिमांड है, तो हम देख रहे हैं थोड़ा रियल एस्टेट में लोग जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में इसलिए जा रहे थे क्योंकि रियल एस्टेट बिल्कुल डाउन था, बैंक्स के पास पैसे थे, तो स्टॉक मार्केट हमारा बढ़ रहा था, जो एक ही एक्चुअली बहुत अच्छा था इंडिया के लिए। लेकिन अब स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जा सकते, रियल एस्टेट को बढ़ना है। हाउसिंग फॉर ऑल फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, उसको टेक ऑफ करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स देना पड़ेगा, जहां पे वो हाउसिंग फॉर ऑल भी स्टार्ट हो और लोग घर खरीदें। ओके, जाहिर है, बड़ा सिंपल है अमिताभ जी, क्योंकि पहले थोड़ी बेसिक बात मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट रहती है ना अक्सर ये कि भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या रियल एस्टेट में करें। हमने देखा, हालांकि हमारे 2-3 जो प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के, वो ये कह रहे हैं कि लोगों को कोविड में समझ में आ गया घर कितना जरूरी है, इसीलिए पेंट अप डिमांड है, वो खरीदना चाहते हैं, लेकिन खरीद नहीं रहे थे, वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे थे। इसीलिए स्टॉक मार्केट देखिए कहां जा रहा है, और घर खरीदने की लाइन लोगों की अभी तक लगी नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? मानक जी, एक बात तो ये कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट जो बढ़ रहा है, इसका एक कारण ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी हो रहा है, वो स्टॉक में लग रहा है, क्योंकि वर्ल्ड सिचुएशन, इकोनॉमी इसी तरह हमसे भी खराब है। इसकी वजह से जो रुपये का वैल्यू बढ़ रहा है और रिजर्व बैंक को शायद कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा एक्सपोर्ट जो है वो सफ़र करेगा। दूसरी बात आपने जो बताया कि एक वी शेप्ड रिकवरी होने वाली है, ये मुझे लगता है अभी हम लोग वी के बॉटम पर हैं। इसका मतलब यह है जो गिर रही थी वो रुक गया, लेकिन जो चढ़ाव शुरू होगा वो अप्रैल के बाद से शुरू होगा। जो 11% आपने बताया बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन अगर आप देखें 7% ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं, 8% नीचे 23% गए थे, वहां से 7%। लेकिन नहीं, अगर आप 11% की ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करेंगे ना, तो आप नेगेटिव 7% जो जा चुका है उसको रिकवर करेंगे और उससे 4% और होगा। तो मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल नहीं है, और नॉमिनल शायद 15% भी हो जाए क्योंकि इन्फ्लेशन भी रहेगा। लेकिन ये बात आपने सही कही कि रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन इस वी शेप रिकवरी में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अगर आप पहला और दूसरा क्वार्टर देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर सफ़र किया, क्योंकि लेबर नहीं थे, लेबर माइग्रेट कर गए, लोग अपने घर को एक्सटेंड भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन
तीसरे क्वार्टर में आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट का ग्रोथ रेट और इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बराबर है। चौथे क्वार्टर में आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट का ग्रोथ रेट हायर है। इसका मतलब यह है कि रियल एस्टेट, ये बात सही कही, संजय जी भी कही, बाकी हमारे जो इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ट हैं उन्होंने बताया कि हमारी समस्याओं को कैसे हम हल कर सकते हैं, वो तो सही है। लेकिन ये बात सही है कि एक फैमिली एंड हाउसिंग का एक सेंट्रल रोल रहा है कोविड के पीरियड में। लोग अपने घरों में रहे, डोमेस्टिक हेल्प नहीं आता तो लोगों ने इन्वेस्ट किया गैजेट्स में, हाउसिंग में। तो निश्चित रूप से एक फैमिली एंड हाउसिंग हैज बीन द सेंटर ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अब जबकि इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, बजट आने वाला है, मैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, किसी भी सेक्टर को पहले चिंता रहती है डिमांड की। पेंडेमिक में सेंटिमेंट्स, इनसिक्योरिटी काफी बढ़ गई थी, जो कि अभी रिकवरी हुई है, लेकिन पूरी तरीके से रिकवरी नहीं हुई है। दूसरा हिस्सा होता है कि अगर डिमांड को स्टिमुलेट करें, डिमांड स्टिमुलेट होती है, लो इन्फ्लेशन, लो बैंक इंटरेस्ट, इंसेंटिव, लो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, लो टैक्सेस। अगर आप जीएसटी कम करते हैं, अगर आप जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं उस पे जीएसटी कम करते हैं, अगर आप टैक्स बेनिफिट्स देते हैं नॉट ओनली टू अफोर्डेबल लो कॉस्ट बट ऑल्सो मिड इनकम, जो कि अभी तक काफी हद तक इग्नोर हुआ है। अगर ये सरकार डिमांड को स्टिमुलेट करती है तो ये सबसे बड़ी उम्मीद है हमारी कि ये अगर सही तरीके से रोल आउट हो जाए तो डिमांड वापस आ जाएगी। दूसरी उम्मीद हमारी ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर में लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी आपको बैंक से मिलती है, एनबीएफसी से मिलती है, प्राइवेट इक्विटी से मिलती है। अगर प्राइवेट इक्विटी मतलब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। डेट, अगर आप रियल एस्टेट कंपनीज को अगर आप देखें, काफी रियल एस्टेट कंपनीज जो है बहुत ही रिप्यूटेड हैं, उनका सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन जब आप बैंकिंग सेक्टर से लोन लेने जाते हैं तो वो बैंक जो है उनको उसी नजरिए से देखते हैं जैसे एक बी कैटेगरी रियल एस्टेट डेवलपमेंट को देखा जाता है। तो अगर मैं आपसे विनती करूं और आरबीआई से विनती करूं कि अगर वो लोन रिस्क वेटेज जो अटैच करते हैं वो हायर रेटेड डेवलपमेंट कंपनीज को कम दामों में दें, या लोन टू वैल्यू, अगर मैं 100 रुपए का लोन मेरे को लेना है और मैं सिर्फ 20 रुपए लेता हूं लोन, मतलब कि बैंक का रिस्क कम है। तो अगर ये दो पैरामीटर पे अगर लिक्विडिटी मेरे को कम दाम पे मिलती है तो मेरे प्रोजेक्ट जो है वायबल होंगे और मैं आगे ग्राहकों को सस्ते दामों में बेच पाऊंगा, और उसकी वजह से डिमांड और जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, जो 25 से 30 महीने की इन्वेंट्री आज भी अवेलेबल है, वो कम हो जाएगी। उसका मतलब ये होगा कि जो बैंकों के और एनबीएफसी के लोन फंसे हुए हैं वो रीपे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, संजय जी आपका, मनोज जी, परवीन, अमित, थैंक यू सो मच। थैंक यू अमिताभ जी। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन बजट कॉन्क्लेव जारी रहेगा। इसी तरह इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स और प्लेयर्स न्यूज़ 24 पर आपको आकर बताते रहेंगे सरकार से क्या उम्मीद है और आपको क्या उम्मीद लगानी चाहिए इस बजट से। आपका बजट।